नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। परीक्षा के सिलेबस को समाप्त कर लेने के बाद भी हमारी तैयारी में एक गैप बना रह जाता है और इस गैप का परिणाम ये होता है कि जब भी हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में होते हैं, प्रश्न पत्र हमारे सामने होता है, तो चीज़ें हमको अपरिचित तो नहीं लगती हैं, लेकिन जब भी विकल्पों के चयन की बात आती है, सही उत्तर के चयन की बात आती है, तो हम खुद को सही विकल्प के प्रति आश्वस्त नहीं कर पाते हैं। एक आत्मविश्वास का अभाव जो है, वो हमें नज़र आता है। इस गैप को फिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही आपने सिलेबस समाप्त कर लिया, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे-अच्छे प्रश्नों का अभ्यास किया जाए और इस प्रश्नों के अभ्यास के द्वारा ही आप इस गैप को फिल कर सकते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा प्रश्न लगा कर के जाएँगे, बहुत ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करने के बाद में परीक्षा हॉल बैठेंगे, तो उसका परिणाम ये होगा कि विकल्पों के चयन में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी किसी भी तरह की। तो ये जो सीरीज़ चल रही है जीएस की, चाहे यूपी पीसीएस की बात करें, चाहे आरओ एआरओ की बात करें, क्योंकि दोनों का प्रीलिम्स का सिलेबस लगभग एक जैसा है, तो आप इसे दोनों एग्ज़ाम्स के लिए ले सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपके इसी गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। 23 घंटे की क्लास अब तक इस सीरीज़ के संबंध में हो चुकी है। आज 24वाँ क्लास है और आज 24वें इस क्लास में हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, वो साइंस, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी पर बेस्ड होंगे। प्रश्नों के साथ-साथ मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इस सीरीज़ में जो क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इस एक्सप्लेनेशन में जो तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है, इसको थोड़ा-सा पढ़ते ज़रूर चलें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं या आपने कहीं से मान कर के चलिए कोई पेड कोर्स ले रखा है, तो वो जो आप जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं, आप उसको पढ़ते चलिए। मैं तो आपके खराब समय में से 1 घंटा आपसे माँग रहा हूँ। यानी आप 1 से डेढ़ घंटा कहीं न कहीं व्यर्थ तो करते ही होंगे और ऐसी बात नहीं है कि इतने ज़्यादा हम के हमारी एक-एक सेकंड जो है हम उसको बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। सबका होता है, 1-2 घंटा सबका दिन में खराब होता है, तो आपका जो घंटा खराब हो रहा है उसको पहचानिए और उसको पहचानने के बाद में उस 1 घंटे को जिसमें आप कुछ नहीं करते हैं, आप इस सीरीज़ को दे दीजिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज़ के जितने भी प्रश्न हैं या इसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, इसको लगाने के बाद में जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे, तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले ज्योग्राफी वाले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है? एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। तो 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एरेबस, माउंट विसुवियस और माउंट चिम्बाराजो। तो इसमें से जो माउंट चिम्बाराजो है, ये कैसा ज्वालामुखी है? ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, एक मृत ज्वालामुखी है। अब इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखेंगे। जो विकल्प आपको दे रखे हैं उसमें से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो देश है इक्वाडोर, ठीक है, इसी में ये माउंट चिम्बाराजो नाम का ज्वालामुखी एग्जिस्ट करता है। तो ये एक कैसा ज्वालामुखी है? एक मृत ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर स्थित है? अगर इसको और स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जैसा कि आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस एंडीज पर्वत श्रृंखला के कॉर्डिलेरा क्रम के ऑक्सीडेंटल रेंज में ये जो चिम्बाराजो ज्वालामुखी है ये पड़ता है। लावा और अन्य पदार्थों के बाहर निकलने के आधार पर हम ज्वालामुखी इसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये 3 पार्ट कौन-कौन से हैं जिसमें हम वोल्केनोज़ को क्लासिफाई करते हैं? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और इसके साथ-साथ मृत ज्वालामुखी। तो इनके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी हम यहाँ से देखेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वोल्केनो, ठीक है? तो इसके कुछ उदाहरण हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि अब तक जैसा कि मैंने आपको बताया 23 क्लास हो चुके हैं, 23 घंटे का क्लास हो चुका है। तो ये होते क्या हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी क्या होता है, मृत ज्वालामुखी क्या होता है, इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है? तो सक्रिय जो ज्वालामुखी हैं उनके कुछ उदाहरण हैं, माउंट एरेबस जो कि आपके ऑप्शन में भी दे रखा है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और अंटार्कटिका में पृथ्वी पर दक्षिण में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में इस माउंट एरेबस ज्वालामुखी को जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं जैसे माउंट किलायू, माउंट मोना लोआ, ठीक है? ये दोनों ज्वालामुखी जो हैं, माउंट किलायू की बात करें और माउंट मोना लोआ की बात करें, ये यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित हैं। माउंट एटना ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये इटली में पड़ता है। माउंट ताल और माउंट मेरापी ये दोनों भी
एक्टिव वोल्कानो के एग्जाम्पल हैं। और ये जो दोनों वोल्केनो हैं, चाहे माउंट ताल की बात करें चाहे माउंट मेरापी की बात करें, ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? आपके फिलीपींस में, ठीक है। और माउंट न्यारागोंगो ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में अवस्थित है। डीआर कांगो जिसको कहा जाता है, संक्षेप में इसको हम डीआरसी भी कह देते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, ठीक है। तो माउंट न्यारागोंगो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये आपका डीआर कांगो में है। इसके बाद में प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं। इनको डोरमेंट वोल्केनो कहा जाता है। ये ज्वालामुखी, इनको हम किस तरीके से वर्गीकृत करेंगे, क्या इनके बारे में परिभाषा दी जा सकती है? तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है, ठीक है, और भविष्य में लेकिन इनमें उद्गार होने की संभावना है, तो इनको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब ये सोए हुए हैं, कभी भी फट सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? डोरमेंट वोल्केनो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो माउंट विशुवियस, ठीक है, ये आपके उसमें दे रखा है एग्जाम्पल में, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है? विशुवियस ये आपका नेपल्स की जो खाड़ी है इटली में, वहाँ पर ये अवस्थित है। इसके अलावा यूएसए का माउंट सेंट हेलेंस, ये जो ज्वालामुखी है ये भी कैसा है? सुसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। मृत ज्वालामुखी देखें, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये वैसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था, पहले कभी इनमें उद्गार हुआ था, मतलब हजारों साल पहले मान के चलो कभी ये फट गए, लेकिन इनमें आगे अब भविष्य में उद्गार होने की संभावना नहीं है, ये डेड हो चुके हैं। इन्हीं को हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे माउंट चिम्बाराजो, ठीक है, इक्वाडोर में है, मृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा ये म्यांमार में है। कोह सुल्तान ये पाकिस्तान का ज्वालामुखी है। माउंट दामवंद ये ईरान का ज्वालामुखी है, जो कि मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। और माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया का है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, देखेंगे इसको। माउंट कुलाल मृत ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये केन्या में है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ एशियाई देशों के नाम दे रखे हैं, उनकी मुद्रा क्या है, क्या करेंसी है उसकी। तो ये चारों देश जो हैं ये एशियाई देश हैं। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। वियतनाम की मुद्रा डोंग है। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है और फिलीपींस की मुद्रा पीसो है। इनकी मुद्रा के साथ साथ आप इनकी जो राजधानी है, कैपिटल है, उसको भी याद रख सकते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी मैचिंग से रिलेटेड है। कुछ कोयला खदान क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं और वे किस राज्य में अवस्थित हैं, ये आपको यहाँ से देखना है। जंजी जो कोयला क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। चिनाकुरी कोयला खदान क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में है। रामपुर कोयला खदान क्षेत्र उड़ीसा में है और रामगढ़ वाला जो कोयला क्षेत्र है ये कहाँ पे है? झारखंड में है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग फुट लूज उद्योग का उदाहरण नहीं है, ठीक है। कौन सा उद्योग ऐसा है जिसको हम फुट लूज उद्योग के अंतर्गत नहीं रखते हैं? तो जैसे डायमंड उद्योग हो गया, कंप्यूटर चिप्स उद्योग हो गया, या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाला जो आपका इंडस्ट्री है वो हो गया, ये तीनों फुट लूज उद्योग के अंतर्गत आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है ये फुट लूज उद्योग के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अब यहाँ से बात आती है कि फुट लूज उद्योग होते क्या हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्थिक भूगोल जो हमारा है उसमें फुटलूज उद्योग हम ऐसे उद्योगों को कहते हैं जिनकी जो अवस्थिति होती है, जिनका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो कच्चे माल के स्रोत से दूरी का जिस पर असर नहीं हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जो कि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्षेत्र देखे होंगे जो उसी जगह पर अवस्थित हैं या ऐसी जगह पर उनकी स्थापना की गई है जहाँ से उनके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो रॉ मटेरियल का जो सोर्स है वो उनके आसपास ही कहीं पर है ना? इस तरीके के प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराए हैं। तो फुटलूज उद्योग में ऐसे उद्योग आते हैं जिन पर कच्चे माल की जो दूरी है, यानी जहाँ से कच्चा माल उस उद्योग को मिलना है, रॉ मटेरियल जहाँ से मिलना है, वो कितनी दूर है, इस चीज़ से उस उद्योग की स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए जो परिवहन लागत है, उस परिवहन लागत का उनकी अवस्थिति पर असर नहीं हो, ऐसे उद्योग कहीं पर भी एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, कहीं पर भी उनकी स्थापना की जा सकती है और कच्चे माल के स्रोत के पास में उनको लगाने की अनिवार्यता नहीं है। उनको हम कहते हैं फुटलूज उद्योग। तो जैसे हीरा उद्योग, कंप्यूटर चिप्स उद्योग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, ये सारे उद्योग जो हैं इनमें इनके रॉ मटेरियल के सोर्स के पास में इनको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये कैसे उद्योग हैं? सारे के सारे ये फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन कौन सी महासागरीय गर्त जो हैं वो पैसिफिक ओशियन में पाई जाती हैं, प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं? 4 दे रखी हैं। साउथ सैंडविच गर्त है, रोमांस गर्त है, टोंगा गर्त है और क्यूराइल गर्त है। इसमें से टोंगा गर्त और क्यूराइल गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। ठीक है, दोनों का नाम याद रखेंगे, टोंगा और क्यूराइल। टोंगा और क्यूराइल जो गर्त हैं आपकी, ये कहाँ पे हैं? ये प्रशांत महासागर में हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। विकल्पों में से जैसे अभी आपने देख ही लिया है कि टोंगा गर्त और क्यूराइल गर्त दोनों कहाँ पे हैं? ये पैसिफिक ओशियन में है। और बाकी की जो 2 गर्त दे रखी थी, साउथ सैंडविच गर्त और रोमांस गर्त, ये कहाँ पे हैं? ये अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है, साउथ सैंडविच और रोमांस गर्त अटलांटिक महासागर में है, टोंगा और क्यूराइल प्रशांत महासागर में है। महासागरीय गर्त होती क्या हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। महासागरीय नितल पर अवस्थित तीव्र ढाल वाले लंबे पतले गहरे अवनयन को, अवनयन का मतलब नीचे की ओर झुकाव, उसको हम खाई या गर्त के नाम से जानते हैं। ये गर्त सामान्यतः 5500 मीटर गहरे तक होते हैं। महासागरीय नितल का मतलब क्या है? महासागर का जो सरफेस है, नीचे पानी के अंदर का जो तल है, ठीक है, गहराई में जाके, तो लगभग 5500 मीटर की गहराई तक भी ये जाता है। तो जो बिल्कुल सरफेस पर पहुंच जाते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान करके चलिए ये समंदर है, ठीक है, तो कहीं पर भी तो इसका तल होगा, कहीं पर भी तो जमीन मिलेगी नीचे। तो मान करके चलिए ये तल है इसका, और ऊपर जो है क्या है? ये सब जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो समुद्र दिखाई देता है, तो मान करके चलिए आपके लिए समुद्र तल ये है। ठीक है, आप यहाँ पर मान के चलिए इसके किनारे पर आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ से आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। अब इसके नीचे की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ, तो ये लगभग 5500 मीटर तक, मतलब 5.5-6 किलोमीटर की गहराई तक इसका जो है जल स्तर है। फिर नीचे जाएंगे तो आपको बिल्कुल इसका एक सरफेस मिल जाएगा, समुद्र तल के तलहटी में आप पहुंच जाएंगे। तो तलहटी में यहाँ पर कहीं कहीं उतार चढ़ाव होते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ एक खाई बन गई, कोई दरार बन गई, फिर ऐसे यहाँ पर समतल है। ठीक है, जैसे आप, मैं दोबारा से बनाता हूँ, यहाँ पर मान करके चलिए ये आप पहुँच गए कहाँ पर? ये आप पहुँच गए समुद्र के बिल्कुल सरफेस में नीचे। और यहाँ से आप देख रहे हैं तो कहीं कहीं पर एकदम नीचे की तरफ गहराई में दरार हो जाएगी, फिर कहीं पर इस तरीके से दरार हो जाएगी। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गर्त कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इनको गर्त कहा जाता है। और अब तक महासागरों में कुल 57 गर्त का पता लगाया जा चुका है। इसमें से जो 32 गर्त हैं वो पैसिफिक ओशियन में हैं, प्रशांत महासागर में हैं, और 19 अटलांटिक महासागर में। 6 गर्त जो हैं वो आपके हिंद महासागर में स्थित हैं। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे पहले से, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है, और जो कि कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पास में इसकी अवस्थिति है। इनका विस्तार महासागर के 7% से ज़्यादा भाग पर है। ठीक है, पूरे समुद्र का, ये पूरे जो महासागर है हमारा, महासागर का जो 7% हिस्सा है, उस पर इन गर्तों का विस्तार पाया जाता है। ये गर्त भूपर्पटी के वलन और भ्रंशन से उत्पन्न माने जाते हैं। ठीक है, वलन क्या होता है, भ्रंशन क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो इनकी जो उत्पत्ति है, उसका एक रीज़न हम मान सकते हैं। उसका रीज़न क्या कहा जा सकता है? कि जो भी विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, टेक्टोनिक्स एक्टिविटी होती हैं, उनके कारण ये गर्त जो है वो उत्पन्न होती हैं। ठीक है, टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं हमारी, उनमें हलचल होती है, तो भूपर्पटी जो है पृथ्वी की, उसमें दरारें या भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं, मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं, वलन उत्पन्न हो जाते हैं। उनके फलस्वरूप ये गर्तों का जो है निर्माण होता है। ठीक है, ये जो खाइयाँ या गर्तें हैं, ये ज़्यादातर समुद्र तटीय वलित पर्वतों या द्वीप श्रृंखलाओं के समानांतर पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और महासागरीय गर्त जो हैं उनके नाम देखते हैं। जैसे मिंडानाओ या फिलीपींस गर्त जो है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। प्यूर्टो रिको गर्त जो है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। दक्षिणी सैंडविच गर्त या साउथ सैंडविच गर्त, जो कि आपके ऑप्शन में भी थी, ये साउथ अटलांटिक महासागर में है। जावा और सुंडा गर्त जो हैं, ये हिंद महासागर में है। पेरू चिली और अटाकामा गर्त, एक ही नाम है ये। ठीक है, पेरूचिली गर्त इसको कह देते हैं, या अटाकामा गर्त कह देते हैं। ये आपकी कहाँ पे है? साउथ पैसिफिक ओशियन में है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। और एल्यूशियन गर्त की बात करें तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ती है। छठवां प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं के संदर्भ में निम्न में से जो सही कथन है उसको आपको चुनना है। पहला है, गल्फ स्ट्रीम धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, जो कि सही बात है। गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ से
उत्पन्न होती है, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। और फ्लोरिडा की जलधारा जो है वो एक ठंडी जलधारा है। ये स्टेटमेंट गलत है। फ्लोरिडा की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा नहीं है, वो एक गर्म जलधारा है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर के उत्तर पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। मैक्सिको की खाड़ी में क्योंकि ये उत्पन्न होती है और इसी वजह से इसे खाड़ी की धारा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये खाड़ी में उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है इसको हम खाड़ी की जलधारा भी कहते हैं। ये एक कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ऑप्शन में आपको क्या दे रखी थी? ये ठंडी जलधारा दे रखी थी, तो इस वजह से वो स्टेटमेंट गलत था। गल्फ स्ट्रीम को मैक्सिको की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में उष्ण प्राप्त होता है, मतलब जो एक ताप होता है वो प्राप्त होता है, जिसको ये ठंडे इलाकों में पहुंचाने का काम करती है। फ्लोरिडा जलधारा के बारे में बात हुई है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से हटेरस अंतरीप के बीच उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा को हम फ्लोरिडा जलधारा कहते हैं। व्यापारिक पवनों का प्रभाव इस पर रहता है और इस प्रभाव के कारण ये धारा मैक्सिको की खाड़ी के तट के साथ बहती है और तट के साथ बहने के बाद में फ्लोरिडा के मुहाने से लेकर खुले महासागर में ये निकलती है। ठीक है, फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा अंतरीप से यह सम्मिलित धारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बहने लगती है और ये भी जो जलधारा है फ्लोरिडा की, ये एक गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की जो ठंडी और गर्म जलधाराएं हैं उनके नाम यहाँ पर देख लेते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे उत्तरी अटलांटिक की धारा हो गई, उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा हो गई, ठीक है, दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा हो गई। तो देखिए विषुवत रेखा के आसपास की जो धारा होंगी वो तो कैसी होंगी? वो तो गर्म धारा होंगी, क्योंकि आपको पता है कि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है अन्य स्थानों की अपेक्षा। तो जो भी विषुवत रेखीय धाराएं हैं वो ज़्यादातर गर्म धाराएं होती हैं। तो चाहे उत्तरी विषुवत रेखीय धारा की बात करें, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की बात करें, ठीक है, ये दोनों गर्म धाराएं हैं। नॉर्वे की धारा और ब्राज़ील की धारा, ये दोनों भी गर्म धाराओं के अंतर्गत आती हैं। अटलांटिक महासागर की धाराओं की बात करेंगे, ये ठंडी धाराओं के नाम है। कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, फॉकलैंड की धारा और बेंगुएला की धारा, ये सभी धाराएं जो हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं और इनकी प्रकृति कैसी है? ठंडी प्रकृति है। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है? वैसे इस तरीके के प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। जितनी भी अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं या अन्य कारणों से बनी हुई स्थलाकृतियां हैं, उनमें से मैं काफ़ी सारी चीज़ों को पहले कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो जो भी नई चीज़ें होंगी उनको आगे और इसमें ऐड करता मैं चलूँगा, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं लेनी है। तो इसमें से आपको अपर्दन की जो क्रिया होती है, ठीक है, अपर्दन किसके द्वारा हो रहा है? हिमानी के द्वारा। तो हिमानी के द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप जो स्थलाकृति बनती है उसमें से आपको बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी आकृति है जो हिमानी के अपर्दनात्मक फलस्वरूप यहाँ पर नहीं बनती है। तो रोस मोटाने जो है ये हिमानी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है। बाकी की जो 3 है, सर्क, एरीट और ड्रमलिन, ये तीनों स्थलाकृतियां जो हैं ये हिमानी के द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप बनती हैं। हिमानी या हिमनद क्या होता है? ये धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी होती हैं, इन्हीं को हम हिमानी कहते हैं और इनके द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप जो स्थलाकृति बनती है उनको यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। सर्क जो स्थलाकृति है इसके बारे में बात करेंगे। जब किसी पर्वतीय भाग में जो हिमनद होते हैं या हिमानी होती हैं अपनी तली का घर्षण करते निकल जाए तो उससे एक कुर्सी जैसी स्थलाकृति बन जाती है, जिसको हम सर्क कहते हैं या इसको हिम गह्वर के नाम से भी जाना जाता है। सबके सर्क जो होता है, सर्क, ठीक है, ये सब लिख गया है यहाँ पर। सर्क की बात कर रहे हैं हम। सर्क के विभिन्न भागों में जो गति होती है वो समान नहीं होती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें गति की भिन्नता होती है और इस गति की भिन्नता के कारण इसके किन्हीं 2 भागों में कुछ जो गैप रहता है, कुछ जो अंतराल रहता है, तो उससे एक विदर्णुमा स्थलाकृति बनती है और उस गैप के कारण जो आकृति बनती है उसको वर्गशुंड कहा जाता है। ठीक है, सर्क जब पर्वतीय भाग से आगे बढ़ता है तो कभी कभी उसका कुछ भाग हिमनद से बाहर निकला हुआ रहता है, तो जो हिमनद से बाहर निकला हुआ भाग रह जाता है उसको नुनाटक कहा जाता है। सर्क के निचले भागों में गड्ढे नुमा आकृतियाँ बन जाती हैं, गर्तनुमा आकृतियाँ बन जाती हैं और इन गर्तनुमा आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? टॉर्न कहते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं भेड़पीठ शिला या रोशमुटाने। रोशमुटाने जो कि आपके विकल्प में दे रखा था, इसको हम भेड़पीठ शिला भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो आकृति है वो दिखने में भेड़ की पीठ के समान नज़र आती है। ठीक है, और सामान्यतः इस तरह की जो आकृति है वो किस तरह की चट्टानों में देखी जाती है? अवसादी चट्टानों में देखी जाती है। तो ये जो आकृतियाँ थी ये हिमानी के अपर्दन के फलस्वरूप बनती हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे हिमानी के निक्षेपात्मक जो प्रक्रिया होती है हिमानी की, उसके फलस्वरूप जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो कौन सी हैं? तो जो ऑप्शन में आपके में ड्रमलिन दे रखा था, ये ड्रमलिन अपरदन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है, ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। किसकी? हिमानी की। ठीक है, तो हिमनद के द्वारा निक्षेपित स्थल रूपों में बोल्डर क्ले, ठीक है, यानी ये बोल्डर क्ले एक प्रकार की मिट्टी है, इसको हम गोलाश्म मृत्तिका या गोलाश्म मिट्टी भी कहते हैं। इसके द्वारा टीले नुमा स्थलाकृतियाँ बन जाती है, जिनके ढाल जो होते हैं, स्लोप जो होते हैं वो कैसे होते हैं? असमान होते हैं। और इनकी आकृति को अगर हम देखें तो इनकी आकृति दिखने में कैसी लगती है? जैसे किसी नाव को उल्टा करके रख दिया गया, उल्टी नाव जैसी आकृति, या कटे हुए उल्टे अंडे जैसी आकृति इसमें दिखाई देती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम ड्रमलिन कहते हैं। विश्व में जो आपको विकल्प में 4 मृदाओं के नाम दे रखे हैं, इसमें से किस मृदा का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है? मॉलिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एरिडिसॉल्स और वर्टिसॉल्स। तो इन सभी मिट्टियों में से पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो पाया जाता है वो इंसेप्टिसॉल्स टाइप की मिट्टी का पाया जाता है। ठीक है, यूएसए की मृदा संरक्षण सेवा के मृदा सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1975 में वैश्विक मृदा को, पूरे विश्व की मिट्टी को उनके अलग अलग लक्षणों के आधार पर 12 विभिन्न भागों में बांटा गया था। तो विश्व में जो अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, इसे संस्थान के अनुसार जिसका जो वर्गीकरण किया गया है, तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टियाँ कौन सी हैं। तो उनको मैंने अवरोही क्रम में यहाँ पे लिखा है। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का टाइप पाया जाता है वो इंसेप्टिसोल टाइप का होता है। पूरे विश्व की जितनी मिट्टी है उसका 17% जो है वो इंसेप्टिसोल्स है। तो सारे आपको याद नहीं रखने हैं, ऊपर के 2-3 आप याद रख सकते हैं, जैसे इंसेप्टिसोल्स। और इंसेप्टिसोल्स के बाद में दूसरी जो सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है वो है एंटीसोल्स, और एंटीसोल्स के बाद में तीसरी जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा है वो एरिडीसोल्स है, चौथी अल्फीसोल्स है और पांचवी जेलीसोल्स है। तो ये 3, 4, 5 आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से सभी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कुछ यूरेनियम क्षेत्र हैं और वे किन राज्यों में अवस्थित हैं ये आपको बताना। नरवा पहाड़ जो यूरेनियम क्षेत्र है ये झारखंड में है। लंबापुर यूरेनियम क्षेत्र आपका तेलंगाना में है। मोगरा यूरेनियम क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में है। और डोमियासियात यूरेनियम क्षेत्र ये आपका कहाँ पड़ता है? मेघालय में। डोमियासियात मेघालय में, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। व्याख्या देखते हैं। यूरेनियम जो है एक दुर्लभ तत्व है। प्रकृति में यूरेनियम बिल्कुल मुक्त अवस्था में नहीं देखने को मिलता है। भारत में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो ये झारखंड में होता है, याद रखेंगे। और इसका जो निष्कर्षण किया जाता है वो किस अयस्क से किया जाता है? इसका अयस्क क्या होता है और क्या होता है इसका? पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड क्या है? यूरेनियम का अयस्क है। इसी से जो है यूरेनियम का निष्कर्षण होता है। ऊपर हमने पढ़ा था कि यूरेनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, मतलब ऐसे नहीं मिलता कि आप यूरेनियम की कोई भी खदान है या खान है तो आप सीधे यूरेनियम उठा लाए वहाँ से, तो वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। वो अयस्क के रूप में मिलता है और अयस्क का नाम होता है पिच ब्लेंड। बाद में इससे निष्कर्षण के फलस्वरूप यूरेनियम की प्राप्ति होती है। ये जो यूरेनियम तत्व है ये बहुत ज़्यादा रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसका उपयोग प्रमुख रूप से आपने देखा होगा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग गैस विसर्जन उपकरण में इलेक्ट्रोड के रूप में भी होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट, क्लोराइड और सैलिसाइलेट जो होते हैं उनका उपयोग दवाइयों के निर्माण में, मेडिसिन्स के निर्माण में होता है। अन्य यूरेनियम उत्पादक क्षेत्रों को यहाँ से देखते हैं, जैसे जादूगोड़ा, भाटेन और तुरुमडी है। ये कहाँ के यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं? तो ये झारखंड में पड़ते हैं। जादूगोड़ा, भाटेन और तुरुमडी ये तीनों कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। रोहिल घटेश्वर, ठीक है, ये सीकर जिले में पड़ता है। उदयपुर, अलवर, झुंझुनू ये सभी राजस्थान के यूरेनियम उत्पादक जिले हैं। और कोडप्पा, नेल्लोर जिला ये आंध्र प्रदेश के यूरेनियम उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। कर्नाटक में कौन कौन से हैं यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र? तो गुलबर्गा, गोगी ये यहाँ के यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला, छत्तीसगढ़ का दुर्ग, उत्तर प्रदेश का ललितपुर, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और उत्तराखंड में देखेंगे तो देहरादून और चमोली, इन सभी में यूरेनियम पाया जाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं। तप्त पानी भूतापी ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है?
यहाँ से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। दो भूतापीय ऊर्जा केंद्रों के नाम आते हैं, एक तप्त पानी होता है, एक ताता पानी होता है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग समझेंगे। ठीक है, आगे इसमें आपको जैसे ही आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे समझ में आएंगी चीज़ें। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो होता है ये किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा केंद्र आपका उड़ीसा स्टेट में है। और एक आपका ताता पानी पड़ता है। ताता पानी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, बलरामपुर जिले में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो भूतापीय ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? ये पृथ्वी के अंदर संग्रहित जो ऊर्जा होती है उसी को हम तापीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन और चट्टानी जो परतें होती हैं, संस्तर होते हैं, लेयर्स होते हैं, उनके दबाव से उत्पन्न होती है। और तकनीकी का उपयोग करके भूगर्भीय ताप और जल की अभिक्रिया से गर्म वाष्प उत्पन्न करके आजकल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा रहा है। तो भारत में हम देख रहे हैं कुछ भूतापीय ऊर्जा क्षेत्रों को, जैसे लद्दाख की पूगा घाटी, ये भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो मणिकरण, उत्तराखंड में तपोवन, झारखंड में सूरजकुंड, छत्तीसगढ़ में तातापानी। ठीक है, तप्त पानी उड़ीसा, तातापानी छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा में तप्त पानी, पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र और गुजरात ये भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र हैं। नर्मदा, सोन और दामोदर घाटी के क्षेत्र भी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन सा युग्म संगत नहीं है? कुछ विद्युत केंद्रों के नाम दे रखे हैं, उनके संबंध में वे किस राज्य के अंतर्गत आते हैं वो सामने दे रखे हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो चमेरा विद्युत केंद्र जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। रंगीत विद्युत केंद्र आपका सिक्किम में पड़ता है। सेवा विद्युत केंद्र आपका उत्तराखंड में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। और पार्वती विद्युत केंद्र ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। बांध बनाकर बहते हुए पानी को सबसे पहले रोका जाता है, फिर उसको ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है और इसके फलस्वरूप हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ये एक बढ़िया ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि इसमें जो पॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है और ये एक सस्ती प्रणाली है। भारत में पहला पहला जो जल विद्युत संयंत्र था उसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में की गई थी 1897 में। इसके बाद में 1902 में शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर एक जल विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। भारत में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जिसको हम एनएचपीसी कहते हैं, ये विद्युत केंद्रों के जो भी परिचालन का कार्य है वो देखता है। और एनएचपीसी की स्थापना 1975 में की गई थी। भारत के जल विद्युत उत्पादन केंद्रों को देखते हैं, जो कुछ प्रमुख हैं जो अक्सर करके पूछे जाते हैं, जैसे सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र, उरी, दुलहस्ती ये जम्मू कश्मीर में है। बायरासियोल, चमेरा, पार्वती ये हिमाचल प्रदेश में है। टनकपुर, धौलीगंगा जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं ये कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। रंगीत ये सिक्किम का है। लोकटक मणिपुर का है। झज्जर हरियाणा का है। और ओमकारेश्वर जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र है ये मध्य प्रदेश का है। 12वां प्रश्न है, दामनजोड़ी कोरापुट में निम्न में से कौन सी कंपनी स्थित है? तो नालको की जो अवस्थिति है वो दामनजोड़ी कोरापुट में पड़ती है। ठीक है, और ये नालको जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जानी जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग धात्विक उद्योगों में एल्यूमिनियम लौह इस्पात उद्योग के बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत एल्यूमिनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर राष्ट्र है। एल्यूमिनियम उद्योग सामान्यतः विद्युत उत्पादन संयंत्रों के पास में स्टेब्लिश करे जाते हैं, क्योंकि इनमें बड़े स्तर पर ऊर्जा की खपत होती है। तो जो विद्युत उत्पादन केंद्र हैं उनके पास में इनकी अवस्थिति होगी तो इनको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई या ऊर्जा की सप्लाई आसानी से हो सकती है। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना का क्रम 1937 में एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जेके नगर, पश्चिम बंगाल की स्थापना के साथ में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग संयंत्रों में जो प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, जिसको हम संक्षिप्त में हिंडाल्को कहते हैं, इसका कारखाना कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रेणुकूट में है। बॉक्साइट की प्राप्ति इस कंपनी को, इस उद्योग को कहाँ से होती है? तो झारखंड के लोहरदगा, रांची और पलामू जिलों, इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से इसको बॉक्साइट मिलता है। ठीक है,
जिससे कि ये एल्यूमिनियम का निष्कर्षण वगैरह यहाँ पे किया जाता है। ऊर्जा की प्राप्ति इसको कहाँ से होती है, तो रेहंद जल विद्युत परियोजना जो है वो इसको इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी है उसकी सप्लाई करती है। और ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी यानी हिंडाल्को जो है, इसका सहयोगी देश कौन सा है, यूएसए। यूएसए के सहयोग से ये स्थापित की गई थी। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको संक्षेप में हम बाल्को कहते हैं, ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है। इसको बॉक्साइट की प्राप्ति महाराष्ट्र के क्षेत्र से होती है और ऊर्जा की प्राप्ति इसको कोयना जल विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ पे आपकी महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, वहाँ से इसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को के नाम से इसको हम जानते हैं, कारखाना इसका दामनजोड़ी कोरापुट यानी उड़ीसा में है। और इसको बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, कोरापुट और उड़ीसा क्षेत्रों से मिलता है। महानदी घाटी से कोयला और ब्राह्मणी नदी से इसको जल की प्राप्ति होती है। इसका सहयोगी देश फ्रांस है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, माल्को के नाम से इसको हम जानते हैं, कारखाना इसका तमिलनाडु के मेट्टूर में है। और जल विद्युत मेट्टूर परियोजना से इसको प्राप्त होती है। बॉक्साइट इसको सेवराई की जो पहाड़ियां हैं वहां से मिलता है। सहयोगी देश इसका इटली है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। यहाँ से आपके साइंस वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अभी हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देख रहे थे, अब हम साइंस के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है। तो हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरेंस होता है। ठीक है। ऑक्सो कार्बन जो होता है ये कार्बन का अपर रूप नहीं होता है। ऑक्सो कार्बन जो होता है ये एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। इसमें केवल कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि कार्बन में सबसे ज़्यादा यौगिक निर्माण करने की क्षमता होती है। कार्बन से सबसे ज़्यादा यौगिक बनाए जा सकते हैं। कार्बन के जो अपर रूप हैं, एलोट्रोप्स हैं, उनको थोड़ा सा देखते हैं। कोयला, फुलरीन, ग्रेफीन, हीरा, ये सभी जो हैं कहाँ हैं, कार्बन के अपर रूप हैं। हीरे का घनत्व आप याद रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है 3.5। ठीक है। सबसे पहले ग्रेफीन के बारे में बात करते हैं। ये एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली लेयर होती है जो बहुत विलक्षण गुणों को प्रदर्शित करती है। खोज इसकी करी थी आंद्रे जीम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने। कब करी थी, 2004 में। और इसकी खोज के लिए, ग्रेफीन की खोज के लिए 2010 में इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है। ये एक द्विआयामी तत्व है। ग्रेफीन कैसा तत्व है, द्विआयामी तत्व है। और विद्युत का संवाहक है, उत्तम चालक है। इसके साथ साथ इसमें तांबे के गुण भी पाए जाते हैं। ये लगभग ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। इसके बावजूद इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इतना इसका जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है कि सबसे छोटा गैस का अणु हीलियम भी इससे आर पार नहीं गुजर सकता है। ग्रेफीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कंप्यूटर चिप्स बनाने में, कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाने में, टच स्क्रीन बनाने में ग्रेफीन का यूज़ होता है। ग्रेफाइट देखते हैं। ग्रेफाइट जो है एक मुलायम स्लेटी काले रंग का चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। ये कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है। ठीक है। ग्रेफाइट के संबंध में याद रखेंगे, ग्रेफाइट जो है कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु जो है वो किस तरह की परतों में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं, तो ये रेगुलर हेक्सागन्स यानी जिनको हम समष्टभुज कहते हैं, समष्टभुज टाइप की जो लेयर होती हैं उसमें इसका अरेंजमेंट होता है। इनकी परतों के बीच में जो वंडरवाल्स बल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, चीड़ वंडरवाल्स बल होते हैं। तो इनकी उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट कैसा होता है, नर्म होता है, सॉफ्ट होता है और स्नेहक होता है। ग्रेफाइट का घनत्व होता है 2.25। ठीक है। उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है ग्रेफाइट का, पेंसिल का जो लेड होता है उसको बनाने में। हालांकि इसको हम पेंसिल का लेड कहते हैं, लेकिन इसमें लेड यानी पीबी की मात्रा 0% होती है। इसके अलावा भारी मशीनें जो होती हैं उनमें लुब्रिकेंट्स के रूप में, स्नेहक के रूप में भी इसका यूज होता है। 14वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से मिलकर के बना होता है। और दूसरा, ये शरीर को गर्मी और ऊर्जा दोनों प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से मिलकर के बनता है। शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है। मानव शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की जो सप्लाई है वो कार्बोहाइड्रेट से ही हमको मिलती है। ठीक है। शरीर में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए, इनका निर्माण भी करता है। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, पाचन है, वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। लारीय एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम जो होते हैं वो स्टार्च को पूर्णतया उदासीन या हल्के क्षारीय माध्यम में माल्टेज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का काम करते हैं। स्टार्च का लगभग 30% भाग जो है वो मुंह में ही जल के द्वारा अपघटित हो जाता है। 15वां प्रश्न है, जब एक ही पौधे के एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण
यानी पोलन उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर अपने आप गिर जाएं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को गैटोनोगैमी कहा जाता है। ठीक है, एक ही पौधा है, पौधा एक ही है, मान के चलिए उस पर दो अलग अलग पुष्प हैं, तो एक पुष्प से परागकोश जाकर के दूसरे परागकोश से जो परागकण होते हैं, एक फूल के जो परागकण होते हैं वो उसी पौधे पर जो दूसरा फूल है उसके वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो उसको हम गैटोनोगैमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं और ऑप्शन में जो अन्य टर्म दे रखे हैं उनको समझते हैं। होमोगैमी क्या होता है? होमोगैमी को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण सुनिश्चित करने के लिए क्या जरूरी है? स्वपरागण सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि एक फूल का जो परागकोश है यानी एंथर है और उसी का जो वर्तिकाग्र है स्टिग्मा, ठीक है, वो एक ही समय में कैसे होने चाहिए? परिपक्व होने चाहिए और ये अवस्था होमोगैमी कहलाती है। हमने जो ऊपर देखा था हेटेरोगैमी, ये क्या होती है? इसमें दो अलग अलग फूलों की बात होती है, स्वपरागण एक ही फूल के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। एक फूल का परागकोश और उसका वर्तिकाग्र एक ही समय में अगर कैसे हैं? परिपक्व हैं, तो ये अवस्था होमोगैमी कहलाएगी। जब किसी फूल का परागकण यानी पोलन उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्वयं गिर जाए, इसमें भी एक ही फूल होता है और एक फूल का जो पोलन है वो उसी फूल के, ठीक है, उसी फूल का पोलन उसी फूल के वर्तिकाग्र पर अपने आप गिर जाता है तो उसको ऑटोगैमी कहा जाता है। कुछ फूलों में किसी फूल के परागकण जब उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच नहीं पाते हैं तो इसको हर्कोगैमी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ विशेष टर्म्स हैं, इनको देख लीजिएगा। माइक्रोफोन क्या करता है? तो माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि तरंगों को वैद्युत संकेतों में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को किस संकेतों में, कैसे संकेतों में कन्वर्ट करता है? वैद्युत संकेतों में कन्वर्ट करता है। अधिकांश माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्निक का उपयोग करते हैं। इसका आविष्कार कब हुआ था माइक्रोफोन का? 1876 में एमिली बर्लिनर के द्वारा। निम्न में से किसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है? तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन और अभ्रक आपको दे रखे हैं, इसमें से अभ्रक का प्रयोग इंसुलेटर के निर्माण में होता है। इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जो बिजली, गर्मी या ध्वनि का जो संचरण होता है उसको या तो कम कर देते हैं या उसको रोक देते हैं। कंडक्टर या चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से संचरण जो होता है वो आसानी से होता है। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या करते हैं? जो संचरण है उसको या तो रोकते हैं या कम करते हैं। कंडक्टर संचरण को आसान बनाते हैं। दिए गए विकल्पों में से अभ्रक यानी माइका का उपयोग जो है वो इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा लकड़ी, सीसा, एम्बर, प्लास्टिक और हीरे का प्रयोग भी हम इंसुलेटर के रूप में करते हैं। जबकि जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग हम सेमीकंडक्टर के निर्माण में करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के निर्माण में करते हैं। 18वां प्रश्न है, कथन दे रखा है दूध एक विजातीय विलयन का उदाहरण है और कारण दे रखा है इसमें वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज पदार्थ और अन्य अवयव जो होते हैं वो एक साथ पाए जाते हैं। तो दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूध एक कैसा पदार्थ है? विजातीय पदार्थ है, हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज पदार्थ ये सभी एक साथ में उपस्थित होते हैं, इसी कारण इसको हम विजातीय पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा दूध जो होता है एक पायस भी होता है, इमल्सन का भी उदाहरण है। दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट जैसे जो प्रमुख खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि दूध में आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूध में जो विटामिन पाए जाते हैं उनके नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। विटामिन ए दूध में होता है, विटामिन B1 जिसको हम थाइमीन कहते हैं वो भी पाया जाता है, B2 राइबोफ्लेविन भी इसमें होता है, B3 नियासिन भी इसमें होता है, B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं वो भी इसमें पाया जाता है और B12 कोबालमिन भी इसमें पाया जाता है। दूध के आपेक्षिक घनत्व को मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो लैक्टोमीटर की सहायता से दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है वो मापा जाता है। अब कुछ प्रोटीन्स के नाम आपको दे रखे हैं यहाँ पर, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे केसीन जो प्रोटीन है ये एक प्रकार की कैसी प्रोटीन है? फास्फोप्रोटीन के अंतर्गत आती है जो कि घुलनशील है। दुग्ध में जो सफ़ेद रंग होता है, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो इसी केसीन प्रोटीन के कारण होता है। बीटा कैरोटीन ये विशेष रूप से गाय के दूध में पाया जाता है। गाय के दूध का रंग जो होता है वो हल्का सा पीला होता है और उसके हल्के पीले रंग का कारण बीटा कैरोटीन प्रोटीन होती है। ठीक है, लैक्टोज जो है ये दुग्ध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक डाइसैकेराइड शर्करा है। दूध में जो मिठास होती है, ठीक है, वो इसी की वजह से होती है। एल्बुमिन दुग्ध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, एल्बुमिन भी दूध में पाया जाता है। रेनिन क्या है? रेनिन एक एंजाइम होता है
और दूध पचाने के लिए मानव शरीर में ये पाया जाता है। 2-3 वर्ष की जब आयु होती है उसमें इसका क्षीण होना, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है और 6 से 15 वर्ष की आयु के बीच में ये पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है, रेनिन जो होता है। तो वयस्कों में यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स में दूध को पचाने का काम रेनिन नहीं करता है और एडल्ट्स में दूध को पचाने का काम पेप्सिन एंजाइम करता है। पेप्सिन एंजाइम के द्वारा एडल्ट्स में दूध का पाचन होता है, बच्चों में दूध का पाचन रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 19वां प्रश्न है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो टॉक्सवाइड जो टीका होता है वो डिप्थीरिया से बचाने में मदद करता है। रोहिणी या डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल संक्रामक बीमारी है और ये जनरली 2 साल से लेकर के 11 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यह बैक्टीरिया एक प्रभावशाली विषाक्त पदार्थ बनाने का काम करता है जिससे शरीर के जो टिश्यूज होते हैं उनको हानि पहुंचती है। इसमें नाक और गले की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो अफेक्ट होती है, उस प्रभावित होती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है। डिप्थीरिया का जब परीक्षण किया जाता है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? स्वैब टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया के परीक्षण के लिए स्वैब टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया से एंटीबायोटिक दवाओं और टॉक्सवाइड टीकों के द्वारा इससे हम बचाव कर सकते हैं। डिप्थीरिया के टीके को डीटीएपी के नाम से जाना जाता है और आमतौर पर जो काली खांसी और टिटनेस के टीके जो होते हैं उनके साथ में इसको देते हैं डिप्थीरिया का। ठीक है, जब एक श्वेत प्रकाश किरण एक प्रिज्म पर पड़ती है तो इस किरण की प्रिज्म की पहली सतह में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो इसमें विचलन भी होता है, इसमें विक्षेपण भी होता है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, विचलन और विक्षेपण दोनों जो क्रियाएं हैं वो एक साथ इसमें होती हैं। न्यूटन ने अपने प्रयोग से ये प्रमाणित किया था कि श्वेत प्रकाश जो होता है, ठीक है, उसमें 7 प्रमुख रंग होते हैं और जब एक श्वेत प्रकाश किरण एक प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म की पहली सतह से श्वेत प्रकाश किरण विचलित होती है और 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है। 7 रंग को क्रम जो है इसको आप विबग्योर से याद रख सकते हैं। वी फॉर वायोलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। इसके बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो ये 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है और किसका निर्माण होता है? स्पेक्ट्रम का, वर्णक्रम का निर्माण होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश किरण का विचलन जो होता है, डेविएशन जो होता है, वो 3 प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है कि प्रिज्म की पहली सतह पर जो आपतन कोण है, जहाँ पर लाइट गिर रही है, प्रकाश गिर रहा है, वो कोण क्या है, प्रिज्म का कोण क्या है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। इन 3 चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। प्रकाश किरणों का जो विचलन होता है, डेविएशन जो होता है, प्रिज्म की दोनों सतहों से होता है, ये याद रखेंगे। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का या डिस्पर्शन का कारण क्या होता है? श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का कारण ये है कि जो अलग अलग तरंगदैर्ध्य का प्रकाश है, प्रकाश जितने भी अलग अलग कलर के प्रकाश होते हैं उन सब की वेवलेंथ भी अलग अलग होती है। तो अलग अलग तरंगदैर्ध्य का प्रकाश जो है वो माध्यम में अलग अलग गति से यात्रा करता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म की पहली लेयर पर पड़ता है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान जो 7 रंग होते हैं उनकी किरणें प्रिज्म में अलग अलग गति से यात्रा करती हैं और जब अलग अलग गति से यात्रा करती हैं तो प्रिज्म के आधार की ओर वे अलग अलग कोणों से विचलित हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो 7 रंगों में वो बैंगनी रंग का होता है और लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, इसलिए विभिन्न रंगों का जो प्रकाश है प्रिज्म में अलग अलग रास्तों का अनुसरण करता है और हमको 7 अलग अलग कलर उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दीर्घ मात्रा पोषक तत्व, ठीक है, दीर्घ पोषक तत्व शरीर में अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है? तो शरीर में अम्ल क्षार बैलेंस जो होता है उसको बनाए रखने का कार्य सोडियम के द्वारा किया जाता है। शरीर में सोडियम का उपयोग अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसकी आपूर्ति शरीर में कहाँ से होती है? जो हम नमक खाने में खाते हैं वहाँ से इसकी आपूर्ति होती है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो मांसपेशियों में ऐंठन होती है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और थकान महसूस होती है। शरीर के द्वारा अतिरिक्त सोडियम जो है उसको पसीने या पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी सोडियम हम लेते हैं नमक के रूप में, तो अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो किसके द्वारा बाहर निकलता है? पसीने या टॉयलेट के थ्रू बाहर से शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इनको सम्मिलित करना है। फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा ये किसने दी थी? तो ये एडमंड बेक्चरल के द्वारा दी गई थी। बेक्चरल या बेकेरल भी इसको कह सकते हैं। प्लेट विवर्तिका की अवधारणा अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई थी। एलसीडी का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज एच हेल्मियर के द्वारा किया गया था। माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार चार्ल्स व्हीटस्टोन के द्वारा किया गया और प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पीपेन के द्वारा किया गया। ठीक है, कौन से पदार्थ अर्धचालक हैं? गैलियम आर्सेनाइड, चीनी मिट्टी, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। तो इसमें से केवल पहला और तीसरा जो है वो अर्धचालक है, गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन। ठीक है,
चीनी मिट्टी और एल्यूमिनियम ये अर्धचालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन विद्युत के अर्धचालक हैं, जबकि एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है और चीनी मिट्टी विद्युत का कुचालक है। विद्युत के चालक, सुचालक, कुचालक क्या होते हैं ये आपको वैसे पता होगा, बहुत कॉमन सी जानकारी है। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को आसानी से अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं उनको सुचालक कहते हैं। सिल्वर, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, स्टील ये सारे सुचालक हैं। कुचालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा को आसानी से अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, जैसे सीसा, कांच, लकड़ी, जस्ता, चीनी, मिट्टी। ठीक है, ये सभी जो है विद्युत के कुचालक हैं। अर्धचालकों की बात करें तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम होती है, कुचालकों से ज़्यादा होती है। यानी चालक और कुचालक जो होते हैं, जिनको हमने ऊपर देखा, पढ़ा, उनके बीच की कंडीशन में जो पदार्थ होते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है। निम्न में से कौन कांच को चटक लाल रंग प्रदान करता है? जैसे कांच का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? लाल चटक रंग जो होता है कांच का, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। विभिन्न रंगों के कांच बनाने के लिए धातुओं के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड को कांच में मिला दिया जाता है तो रंग कैसा मिलता है? चटक लाल रंग का कांच जो होता है वो प्राप्त होता है। तो अलग अलग रंग जो हैं वो कांच के, वो कांच में किन किन पदार्थों को मिलाए जाने पर प्राप्त होते हैं उनको देख लेते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड जब कांच में मिक्स किया जाता है तो हरा रंग मिलता है। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण गहरा नीला रंग मिलता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण भूरा रंग मिलता है और कैडमियम सल्फाइड के कारण नींबू जैसा पीला कलर जो है वो कांच का प्राप्त होता है। ठीक है। समुद्र के आंतरिक गहरे भागों में सुनामी का अनुभव क्यों नहीं होता है? यहाँ से आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है। समुद्र के जो आंतरिक गहरे भाग हैं उनमें सुनामी का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि सुनामी की जो लहरें होती है उनकी लंबाई ज़्यादा होती है और ऊंचाई कम होती है। मतलब वो कह सकते हैं लेंथ में ज़्यादा होती हैं। ऊंचाई और गहराई की बात करेंगे तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती हैं। इस वजह से समुद्र के जो इंटरनल डीप एरियाज है वहाँ पर इसका जो अनुभव है वो नहीं हो पाता है। सतत पोषणीय विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दे रखा है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखने को ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो ये सही है। सतत विकास के संबंध में तो मैंने आपको काफ़ी बताया है। सतत विकास का मतलब ही यही है कि जो रिसोर्सेज का, जो संसाधनों का हम अब उपयोग कर रहे हैं तो उनका उपयोग इस तरीके से किया जाए कि हमारी आवश्यकताएं भी पूर्ति हो सके और इसके अलावा जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बची रहे। हम इस तरीके से उनका दोहन न करें कि सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए वो रिसोर्सेज या संसाधन जो हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएं। ठीक है। तो संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना कि भविष्य के लिए उनको संरक्षित भी किया जा सके, तो एक बैलेंस बना रहे इस पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ी में, उसी को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। 1987 में इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल प्रस्तुत किया गया था। ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, गलत है। ठीक है। द लिमिट्स टू ग्रोथ एक रिपोर्ट का नाम है। इसके बाद में इस विषय पर चर्चा प्रारंभ हुई थी सतत पोषणीय विकास पर, तो ये सही है। और 1968 में पॉल एरलिच ने द पॉपुलेशन बम की रचना करी थी। ठीक है। मतलब ये एक रचना है किसकी? पॉल एरलिच की। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसको आप UNFCCC के नाम से जानते हैं, तो इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में क्योटो प्रोटोकॉल को देखा जाता है। इसका मकसद औद्योगिक देशों और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करना है। तो मुख्य रूप से क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब यही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन में कमी करना। ठीक है। इसको कब अपनाया गया था? 1997 में जापान के क्योटो में, और ये लागू हुई थी सन 2005 से। इस प्रोटोकॉल में 41 देश और यूरोपीय संघ को 1990 के स्तर से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 5.2% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। 1990 में जो स्तर था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का, उसको 5% के आसपास कम करना इसका टारगेट था स्टार्टिंग में। इस प्रोटोकॉल की जो पहली अवधि थी 2008 से 2012 के बीच थी और इस दौरान इसमें शामिल देशों ने
1990 के स्तर से औसतन 5% कम उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा था। जितना 1990 में उत्सर्जन हो रहा था, तो जितने भी देश शामिल थे उन्होंने ये लक्ष्य रखा था कि हम जितना उत्सर्जन अभी कर रहे हैं उससे 5% कम उत्सर्जन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यूरोपीय संघ जो था, यूरोपीय यूनियन जो था, उसने इस लक्ष्य को पार करते हुए और अपने इस समूह के लिए यानी यूरोपीय संघ के लिए जो कटौती थी वो 8% करने का टारगेट रखा था। बाकी के देशों ने 5% कम करने का लक्ष्य रखा था और यूरोपीय यूनियन ने 8% कटौती करने का लक्ष्य रखा था। जैव विविधता को सबसे ज़्यादा संकट किससे है? जल प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से या प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से? वैसे तो जैव विविधता जो होती है, हमारी बायोडायवर्सिटी है, उसको इन सभी से संकट होता है। जल प्रदूषण से भी जैव विविधता को हानि पहुंचती है, जलवायु के परिवर्तन से भी हानि पहुंचती है, और हम जो कृषि क्रियाओं को गलत तरीके से करते हैं उनसे भी बायोडायवर्सिटी का ह्रास होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विनाश जो होता है, त्वरित विनाश जो होता है और जल्दी परिणाम जो देखने मिलता है जैव विविधता पर, वो किसका पड़ता है? प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों को अगर हम नष्ट करते हैं तो उससे जो हमारी बायोडायवर्सिटी है वो जल्दी प्रभावित होती है। ठीक है। उद्योगों के अपशिष्ट जल में, उद्योगों से जो बेकार का जल निकलता है बाहर, जिसको हम नालियों में छोड़ देते हैं, ठीक है, और जो भी जल स्रोत है उनमें वो जल जाता है, तो इसमें कौन कौन से विषैले पदार्थ होते हैं जिससे जलीय खाद्य श्रृंखला जो होती है, जल के अंदर भी हमारी एक फूड चेन चलती है, खाद्य श्रृंखला चलती है, तो खाद्य श्रृंखला में पॉल्यूशन में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और हमारी जो जलीय खाद्य श्रृंखला है, जलीय फूड चेन है, वो प्रभावित होती है। तो उद्योगों के अपशिष्ट जल में प्रमुख रूप से पारा और डीडीटी जो विषैले पदार्थ हैं ये विद्यमान रहते हैं। 29वां प्रश्न है, कथन दे रखा है, वर्ष 1990 से 2000 को, 1990 से लेकर के 2000 के बीच का जो अवधि है उसको संयुक्त राष्ट्र ने आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया था। 1990 से लेकर के 2000 के बीच में जो 10 वर्ष हैं उसको यूनाइटेड नेशंस ने आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। सही बात है। इसका उद्देश्य आपदाओं के प्रति लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना और न्यूनीकरण की रणनीति तैयार करना था। तो ये कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सही बात है। अपघटक जीव जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, सही बात है, क्योंकि ये अन्य जो मृत जीव होते हैं उनको खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, ये गलत है, क्योंकि पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई जो है वो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है। जैवमंडल में भौतिक और जैविक दोनों तत्व विद्यमान होते हैं, ये भी कथन आपका सत्य है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की आधारभूत इकाई पारिस्थितिकी तंत्र होती है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवित और निर्जीव घटकों का एक समुदाय होता है। इसमें जीवित घटक भी होते हैं, निर्जीव घटक भी होते हैं, जो एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ में आपस में परस्पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्य और परिवर्तन के साथ साथ उनकी जो भी सेवाएं हैं, मूल्य हैं, खतरे हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तत्वों का चक्रण। ठीक है। किसका चक्रण? तत्वों का चक्रण जो होता है हमारे इकोसिस्टम में, उसको हम जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है वो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों में तत्वों और यौगिक जो होते हैं उनके पुनः चक्रण की यानी रिसाइकलिंग की एक प्रोसेस होती है। यह एक पारिस्थितिकीय संकल्पना है और इसके संबंध में कुछ जरूरी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। ये जो प्रक्रिया है ये जीवित और निर्जीव प्राणियों के बीच में जो पोषक तत्व होते हैं, इसके अलावा जो अन्य तत्व होते हैं, उनकी आवाजाही को, आवागमन को दर्शाने का काम करता है। ये चक्र जीवन के लिए जरूरी तत्व जो होते हैं उनमें बैलेंस बनाए रखता है। जैव भू रासायनिक चक्र में मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। जैसे पौधे होते हैं, पौधे पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो मिट्टी से पौधों को पोषक तत्व मिले, फिर क्या होता है, उस पौधे की पत्तियां नीचे गिरती हैं, उसकी शाखाएं झड़ती हैं, उसकी जड़ों में वृद्धि होती है और एक टाइम ऐसा भी आता है कि पौधा नष्ट भी होता है। तो फिर दोबारा से वो सारी चीज़ें कहाँ पे पहुँच जाती हैं? मिट्टी में पहुँच जाती है। तो एक तरीके से जो चक्र है वो चलता रहता है। पहले मिट्टी से पोषक तत्व पौधे को पहुँचे, फिर पौधा नष्ट हुआ, तो फिर वो सारी चीज़ें मिट्टी में मिल गई। ठीक है। तो
ज़मीन से या मिट्टी से पोषक तत्वों का पौधे तक पहुंचना और पौधे से फिर दोबारा उनका पोषक तत्वों का वापस लौटना, ये एक रिसाइकलिंग की प्रक्रिया हो जाती है। जैव भू रासायनिक चक्र में पोषक तत्व पारिस्थितिकी तंत्र से कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। इसमें रासायनिक तत्वों का हमेशा क्या होता रहता है, पुनर्चक्रण होता रहता है। जैव भू रासायनिक चक्र के कुछ उदाहरण हैं, जैसे जल चक्र जो होता है इसको भी हम जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत रखते हैं, और नाइट्रोजन चक्र भी जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत आता है। 32वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको हम IUCN कहते हैं, इसके अनुसार वर्गीकृत प्राणियों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। जैसे IUCN के अनुसार जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है। और दुर्लभ जातियां कौन सी होती हैं, ऐसी जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है और वो सुभिद्य कैटेगरी में है। और तीसरा है कि सुभिद्य जातियां ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सुभिद्य जातियां ऐसी जातियां होती हैं जिनकी संख्या में कमी होती है। जिनकी संख्या बढ़ रही होती है उनको सुभिद्य जातियां नहीं कहते। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। और जानते हैं थोड़ा सा, जिन प्रजातियों की संख्या घट रही है या कम हो रही है, जिनके लुप्त होने की आशंका है, उनको हम वल्नरेबल स्पाइसीज कहते हैं। और ये सुभिद्य प्रजातियां इनको हिंदी में कहा जाता है। ये सुभिद्य प्रजातियां क्या हैं, ये अभी तक तो सुरक्षित हैं, लेकिन भविष्य में पर्यावरण में अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ये संकटग्रस्त हो सकती हैं, यानी विलुप्त होने की इनकी संभावना है। ठीक है। IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय IUCN का कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। IUCN की ही एक रेड डाटा बुक होती है, रेड लिस्ट इसकी होती है, जिसको ये प्रकाशित करता है समय समय पर। दुनिया की जैव विविधता की स्थिति का अहम संकेतक इसको माना जाता है। ये प्रजातियों के वैश्विक विलुप्त होने के जोखिम की स्थिति के बारे में समय समय पर जानकारी देता है। ठीक है। भारत के भूस्खलन क्षेत्रों के संबंध में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, ठीक है, तो ये उत्तरी हिमालय का जो क्षेत्र है वो भूकंप का अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र माना जाता है। अधिक सुभेद्यता क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भाग को रखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन को। मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र भूकंप का, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र माना जाता है। और भूस्खलन मुक्त क्षेत्र माना जाता है राजस्थान और हरियाणा को। ठीक है। भारत में भूस्खलन के लिए प्रवण क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु का कोंकण क्षेत्र, नीलगिरी, अंडमान और निकोबार, ये सभी जो हैं भूस्खलन के लिए प्रवण क्षेत्रों के रूप में गिने जाते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के मुताबिक भारत में 13% भूभाग जो है, यानी लगभग क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है ये भूस्खलन के लिए प्रवण है, मतलब यहाँ पर भूस्खलन की संभावना रहती है। भारत में भूस्खलन के लिए प्रमुख कारणों में क्या क्या हैं? अत्यधिक वर्षा के कारण भी भूस्खलन होता है, भूकंप के कारण वनों की कटाई, अवैज्ञानिक भूमि उपयोग, निर्माण की गतिविधियां और खुदाई वगैरह जो होती हैं उसके कारण ये प्रक्रिया होती है। भारत में भूस्खलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र पूर्वोत्तर है। यहाँ देश के कुल भूस्खलन प्रवण क्षेत्र का करीब 42% हिस्सा आता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप को उपभोक्ता कहते हैं। तो हरे पादप आप जानते हैं उपभोक्ता नहीं होते हैं, क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं। ठीक है। पादप प्लवक और काई स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। तो ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन और काई। ठीक है। जीवों की परस्पर अंतर निर्भरता के कारण श्रृंखला जाल, खाद्य जाल का जो है निर्माण होता है। तो ये सही बात है। पादपों से आहार पूर्ति करने वाले जीव द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम द्वितीय उपभोक्ता नहीं कहते हैं, उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक। पादप प्लवक, इनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पादप प्लवक समुद्र के सूक्ष्म पौधे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन बनाते हैं और समुद्री खाद्य श्रृंखला जो होती है उसका आधार बनते हैं। पादप प्लवक वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं और पादपों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पारितंत्र में विशेष परिस्थितियों में पादप और जंतुओं के अंतर संबंधों का जो कुल योग होता है उसको बायोम कहा जाता है। और बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु और अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं बायोम के संबंध में, दोनों कैसे हैं? सही है।
इसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। बायोम एक विशाल भूगर्भीय क्षेत्र होता है जो वायुमंडल, पौधों और वहाँ पर रहने वाले जीवों के आधार पर इसकी ग्रुपिंग होती है, समूहीकृत होता है। इसे वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। बायोम को वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। बायोम में एक ही क्षेत्र के अंदर कई जैविक प्रणालियां होती हैं। वितरण जो होता है इसका जलवायु और अक्षांश के आधार पर प्रभावित होता रहता है। बायोम को परिभाषित करने के लिए तापमान, वर्षा की मात्रा और प्रमुख जीवों का विचार किया जाता है। बायोम को वैसे देखा जाए, अगर इसका वर्गीकरण करें तो इसके प्रमुख 5 प्रकार हैं। जलीय बायोम, घास का मैदान, जंगल, रेगिस्तान और टुंड्रा। ठीक है। और वैसे देखा जाए तो इनको भी हम अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं। मुख्य रूप से ये 5 प्रकार होते हैं इसके, वैसे इसको हम अलग अलग भागों में भी विभाजित करते हैं। जैसे जलीय बायोम जो होगा वो जल मीठा भी होता है, खारा भी होता है, तो एक बायोम जलीय मीठे जल के अंतर्गत भी पाया जाएगा, एक खारे जल के अंतर्गत भी पाया जाएगा, तो इनको हम अलग अलग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो 5 प्रकार हैं प्रमुख रूप से, इनके नाम आप याद रखेंगे। हालांकि इनमें से कुछ बायोम जो हैं वो और अधिक विशिष्ट श्रेणियों में भी विभाजित किए जा सकते हैं, जैसे कि मीठे पानी के बायोम, समुद्री बायोम, सवाना प्रकार के बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गए। ठीक है। तो ये वनों में ही आ जाएंगे, जंगलों में ही आ जाएंगे। और जंगलों के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उन जंगलों के अलग अलग प्रकार में भी अलग अलग बायोम होंगे। ठीक है। तो उसको हम एक ही कैटेगरी में रख दें, हमने बोल दिया जंगल। अब जंगल को भी विभाजित करेंगे तो बहुत प्रकार के जंगल होते हैं। ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गए, समशीतोष्ण वर्षा वन हो गए, टैगा वन हो गए, तो इनको हम अलग अलग भी वर्गीकृत कर सकते हैं। बायोम के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, सवाना घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान, ध्रुवीय रेगिस्तान और प्रवाल भित्तियां, ये सभी बायोम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज के इस क्लास से मिली होगी। क्लास अगर पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा और 1 घंटा इसको ज़रूर देते रहिएगा। ठीक है। आपका जो खाली समय है, बेकार समय है, उसको आप कहीं पर भी वेस्ट कर रहे हैं तो उसको वेस्ट न करते हुए 1 घंटा इसको दे दीजिए। नुकसान नहीं होगा आपको, कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर इससे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।